हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट पेपर। इस टेस्ट पेपर को विशेषकर सब इंस्पेक्टर परीक्षा व रेलवे जैसे एनटीपीसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और यही एक आपका मॉडल पेपर भी है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यद्यपि सब इंस्पेक्टर के लिए ये कुछ जो प्रश्न लॉ से संबंधित है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ वाले भी क्वेश्चनों को शामिल करेंगे, लेकिन एसआई का मॉडल पेपर यही होता है और ऐसे ही आप तैयारी करेंगे। ये पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है। निम्न में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है। ऑप्शन दिया हुआ है हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को ध्यान देखेंगे कि हीमोग्लोबिन, आपका जो आंसर होगा वो है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन से संबंधित कुछ बातों का हम उल्लेख करना चाहेंगे कि हीमोग्लोबिन की जो खोज है, इसकी खोज 1840 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक 1840 में हीमोग्लोबिन की खोज एक जर्मन वैज्ञानिक एफ लुटविंग ने किया था। एफ लुटविंग ने किया था। आप जानते हैं कि वास्तव में यह लौह यौगिक युक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन लौह युक्त यौगिक प्रोटीन है जिसमें हीम नामक, ध्यान रखेंगे, जिसमें हीम नामक रंजक पाया जाता है और इसी कारण, हीम नामक रंजक के कारण ही हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है, इसी कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। इसके अतिरिक्त इसमें ग्लोबिन नामक लौह युक्त प्रोटीन भी पाया जाता है। इसमें ग्लोबिन नामक ये लौह युक्त प्रोटीन भी पाया जाता है और ये क्या करता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को रखता है। तो ध्यान रखेंगे कि हीमोग्लोबिन है क्या? तो लौह यौगिक युक्त प्रोटीन है जिसमें हीम नामक एक रंजक पाया जाता है और इसी कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक एक लौह युक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला एक प्रश्न पूछा गया कि यौगिक क्या है? वो है हीमेटिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला यौगिक क्या होता है? तो होता है हीमेटिन। हीमेटिन नामक इसमें एक यौगिक पाया जाता है। तो यहां से जिधर से प्रश्न पूछे, आपके सामने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और इस प्रश्न को व्याख्या इस तरह कर दिया गया है कि जहां से भी प्रश्न पूछे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होता है। कह रहा है कि उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो ये धातु दी गई है जिसे
सोडियम, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। इसमें से पूछ रहा है कुछ धातु का नाम बताइए जो बैक्टीरिया रोधी होती है, जो जीवाणु रोधी होती है। तो आप जानते हैं कि ये है तांबा। अब तांबा क्या है? तो आप जानते हैं कि तांबा क्या होता है कि यह हीट और इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है ना? कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये तांबा कॉपर विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। कॉपर में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो शरीर से डायरिया, पायरिया, अर्थराइटिस जैसी बीमारी को पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आप प्रतिदिन तांबे के बर्तनों में पानी पिए तो गैस, एसिडिटी तथा कब्ज जैसी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान होती है? निम्न ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान होती है? कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। शीर्ष ग्रंथि, इसको पीनियल ग्लैंड्स भी कहते हैं। और वाल्व ग्रंथि, इसको थाइमस ग्लैंड्स भी कहते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी ये फेफड़ों लंग्स के बीच होती है, कौन सी ग्लैंड्स? अब जानते हैं कि ये थाइमस ग्लैंड्स यानी कि जो वाल्व ग्रंथि है वही फेफड़ों के बीच होती है। ये शरीर के विकास और बीमारी के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। जो थाइमस ग्रंथि है, वाल्व ग्रंथि है, वो हमारे शरीर के विकास और बीमारी के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। इसका वेट जो होता है 10 से 15 ग्राम होता है। ये थाइमस ग्रंथि का वेट। ध्यान रखेंगे कि इसमें लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट परिपक्व होता है जो भ्रूण अवस्था से शेष अवस्था तक बढ़ती जाती है। और यह थायमिन, ध्यान रखेंगे कि यह थायमिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। ये थायमिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? थोड़ा नहीं वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ऑप्शन दिया हुआ है पक्षी, स्तनधारी, मछली और घोंघा। तो स्नेल, घोंघा, इसी को स्नेल भी बोलते हैं। घोंघा क्या है कि अकशेरुकी प्राणी है। अकशेरुकी प्राणी है यानी कि इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो तीनों क्या है कि ये कशेरुकी प्राणी है, जबकि घोंघा या इसको स्नेल बोलते हैं वह अकशेरुकी प्राणी है, अर्थात उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और यह मोलास्का संघ, यह जो है ये मोलास्का संघ का जंतु है। घोंघा मोलास्का संघ का जंतु है। और प्रश्न होता है कि कहाँ पाया जाता है? तो यह नमी युक्त जो जगह होती है, जो घास होती है या बगीचे होते हैं, नमी युक्त घास या बगीचों में पाया जाता है। यह एक शाकाहारी जीव है जिसका शरीर एक ठोस व मजबूत खोल में बंद होता है जिसे हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018, यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान रखेंगे कि निम्न में से किसे
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है अमिताभ बच्चन, केजंग डी थोंगडोक, ऋतिक रोशन, देविका रानी। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ध्यान रखेंगे कि भारतीय फिल्म जगत के पितामह कहे जाने वाले, भारतीय फिल्म जगत के पितामह कहे जाने वाले ये उनका नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ढूंढीराज गोविंद फाल्के की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार ढूंढीराज गोविंदराज की स्मृति में यह पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। और देविका रानी, ये देविका रानी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली ये प्रथम है, या महिला कर सकते हैं, या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था, वो है देविका रानी, जिनको 1969 में पुरस्कार मिला था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अमिताभ बच्चन, केजंग डी थोंगडोंग, ऋतिक रोशन। तो ध्यान रखिए कि आज जो आपका ऑप्शन है वह अमिताभ बच्चन ही है। ये 2018 में 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और जहां तक केजंग डी थोंगडोंग और ऋतिक रोशन की बात है तो 2019 में ये किसी को पुरस्कार नहीं दिया गया दादा साहेब फाल्के। ये कोविड-19 के कारण किसी को नहीं दिया गया है। और ऋतिक रोशन को ये पुरस्कार 2020 के दिया गया है। उनकी फिल्म है एक सुपर 30। तो सुपर 30 के लिए इस वर्ष 2020 में यह पुरस्कार ऋतिक रोशन को दिया गया है। जब इसी वर्ष ये केजंग डी थोंगडोंग को भी दिया गया है। इनकी 60 डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ची लिपो। ये ची लिपो को उनकी जो फिल्म है, ची मीन्स होता है शहद, लिपो मीन्स शिकारी, यानी कि ये शहद का जो परंपरागत भारतीय तरीके से शिकार किया जाता है उसी को इस फिल्म में दर्शाया गया है। और ची लिपो फिल्म जो एक लघु वृत्त फिल्म है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसके लिए केजंग डी थोंगडोंग को दिया गया है। जबकि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन को दिया गया है 2020 में। 2018 का है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट प्रश्न करें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी अस्थायी लोगों को देने का अध्यादेश जारी किया है। एक प्रश्न थोड़ा और खड़ा होता है अध्यादेश। तो ध्यान रखेंगे कि अध्यादेश ये एक तरह का कानून ही होता है लेकिन अस्थायी होता है। आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि अनुच्छेद 213 के अनुसार हमारे राज्यपाल गवर्नर अध्यादेश जारी करते हैं। तो वही कह रहा है एक कानून नहीं बना हुआ है, अभी राज्य विधानसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया है, अध्यादेश जारी किया गया है जो एक अस्थायी है। और राज्य सरकार अपने विधानमंडल के माध्यम से इस अध्यादेश को पास कर देती है तो कानून बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि वहां राज्यपाल के अध्यादेश द्वारा कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी और स्थानीय लोगों को देने का अध्यादेश जारी किया हुआ है। ऑप्शन आपका है हरियाणा, कर्नाटक, यूपी, एमपी। तो ये पास किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से अपने यहाँ निजी क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी ये लोकल स्तर पर ही देने संबंधी अध्यादेश जारी किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को चेचक से मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन दिया हुआ है भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स या श्रीलंका और मालदीव दोनों। तो इसका आप जानते हैं कि WHO ने 2020 में श्रीलंका और मालदीव को दोनों को ये चेचक से मुक्त घोषित किया है। चेचक और खसरा दोनों से मुक्त घोषित किया गया है। ये WHO ने ये अब जानते हैं कि जो चेचक होता है ये वेरियोला वायरस का होता है। वेरियोला जो वायरस होता है, वेरियोला वायरस के कारण यह चेचक होता है और इसे ज्यादातर प्रभावित हमारे बच्चे और गर्भवती महिलाएं हुआ करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? कहा कि बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? 1905, 1911, 1915, 1920। तो ध्यान रखेंगे कि 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा हुई थी, असम एक अलग प्रांत बना दिया गया बंगाल से अलग करके, और इसी वर्ष 2011 में ही ये गेटवे ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार, ये भारत का प्रवेश द्वार भी इसको बोला जाता है। तो भारत के प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 1911 में रखी गई थी। और ध्यान रखेंगे कि भारत के प्रवेश द्वार की जो नींव रखी गई थी 1911 में रखी गई थी। यह इंडो सार्सेनिक शैली में बना हुआ है। इसमें पीली बेसाल्ट पत्थरों का यूज किया गया है और 26 मीटर ऊंचे इस गेट के जो वास्तुकार थे वो थे जॉर्ज विटाइट। इस गेटवे ऑफ इंडिया की जो वास्तुकार थे वो थे जॉर्ज विटाइट, जो 26 मीटर ऊंचा है और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर व रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर व रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? ऑप्शन है SBI, RBI, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेपो दर क्या है। तो ध्यान रखेंगे रेपो दर क्या है। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अगर किसी वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक नगदी ऋण जिस ब्याज दर पर दिया जाता है उसे बोलते हैं रेपो दर। फिर देखते हैं कि RBI द्वारा किसी वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक नगदी ऋण जिस ब्याज दर पर दिया जाता है उसको रेपो दर बोलते हैं। अगर RBI किसी वाणिज्यिक बैंक से अल्पकालिक ऋण लेती है और वह ऋण जिस ब्याज दर पर लेती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। तो रेपो दर क्या है कि RBI द्वारा किसी वाणिज्यिक बैंक को दिया गया ये अल्पकालिक नगदी ऋण पर ब्याज दर है। और रिवर्स रेपो दर क्या है कि अगर RBI किसी वाणिज्यिक बैंक से जिस दर पर ऋण लेती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। तो ये निर्धारित करने का भारत में करती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI ही भारत में रेपो दर
वह रिवर्स रेपो दर का निर्धारण करती है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, परंपरागत प्रश्न है। पोटास, जिप्सम, शुष्क बर्फ, कोई नहीं। ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर होगा ये शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ भी क्या होता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसका तापमान -78.5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ का जो सामान्य तापमान होता है -78.5 डिग्री सेल्सियस या 109 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका उपयोग हम अनाज गृहों में, जो अनाज गृह है, कोल्ड स्टोरेज है, अनाज जो भंडार गृह है, अनाज भंडार गृहों में कीटों से सुरक्षा के लिए करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग विद्युत रोधी दस्ताना बनाने में भी करते हैं और मिश्र धातुओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है? शुष्क बर्फ होता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो भी ये एसआई और रेलवे के परिप्रेक्ष्य में ही एक टेस्ट पेपर के माध्यम से ही देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।